आज की डेट में कोई भी कंट्री खड़ा नहीं है इजराइल के साथ। आपका फ्रांस ने कंडेम किया, ब्रिटेन ने किया, स्पेन ने किया, और न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने। उन्होंने कहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो यूरोपीय नेशन से अलग रह करके उनके साथ नहीं गए, अमेरिका के साथ लगे थे। हमको इसके ऊपर फिर से विचार करना पड़ेगा। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, थे, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान हमारा ब्रदरली नेशन, दोज वर द वर्ड्स दैट कतर हैज यूज्ड। तो जिस तरह से कतर ने वो पहल करी है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट बहुत मुमकिन है कि उसी रास्ते पे चले। दूसरी तरफ अगर बहरीन और यूएई की बात करें तो ऑब्वियसली कुछ हरकतें उनकी तरफ से जरूर हुई हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी करी थी, यूएन में ये बात करी थी कि हम अटैक्स ओपन करें ईरान पे फ्रॉम मिडिल ईस्ट, लेकिन इत्तेफाक से उसको वीटो करने वाले नॉन जीसीसी कंट्रीज थे, जिसमें चाइना, रशिया एंड फ्रांस ने ओपनली बात करी है, which is a huge shift in the geopolitical dynamics of, in general, Middle East and the world. ये मुमताज भाई, देखिए शर्मनाक किसके लिए था? शर्मनाक उनके लिए था जो गाजा से ये हालात देखते आ रहे हैं और खामोश अभी तक है, वो पास पड़ोस में है, जिनकी सरहदें आपस में मिल रही हैं, उनके लिए ज्यादा शर्मनाक है। ईरान कम से कम दूर से खड़े होकर के ललकार तो रहा है, और मौका मिलेगा वो मार भी देगा मिसाइल। फिर ऐसा नहीं कि नहीं मारेगा, वो मार भी देगा। वो उसने कहा भी है कि हम अपने साथियों को, अपने भाई बहनों को ऐसे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर अब हमला हुआ, ये फिजिक्स साहब का कह रहा था, उनका ये ट्वीट था कि अगर अब हमला हुआ तो फिर इसका जवाब बराबर मिलेगा, हम सीज फायर की कोई फिक्र नहीं करेंगे। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? इतना ज्यादा इजराइल के अंदर नुकसान हो गया है, इतना ज्यादा नुकसान हो गया इजराइल के अंदर, जो खैर सैंक्शन की वजह से वो दिखाते नहीं है, लेकिन हकीकत में नुकसान हुआ है। और उस नुकसान की भरपाई करने में इनको लग जाएंगे सालों। अमेरिका अभी इनको पैसा देने से रहा, क्योंकि अमेरिका खुद परेशान है, क्योंकि पेंटागन ने जो डिमांड की थी वो पैसा उनको मिला ही नहीं। और पेंटागन में गवर्नमेंट ने वो दूसरे खाते से पैसा उठा के डाला है, कह दिया लोगों की हेल्थ हेल्थ की जो फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, उसमें से कटौती करेंगे और जंग लड़ेंगे। कुल मिला के आज हटा दिया गया है इजराइल से इमरजेंसी, बल्कि कल हटाया गया है, और आज वहां कोर्ट खुली थी। संडे को नेतन्याहू का केस फिर लगा हुआ है, और जिस तरीके से नेतन्याहू केस में फंसे हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम अपने आप को इंगेज किए रहे इस तरह से जंग में, और कोर्ट से बचते रहे। राशिद साहब, कुछ उसके बाद खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है। राशिद साहब, कुछ खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है जैसे। जी 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 जी। तो उसमें ये हुआ कि उसमें ये कहा गया कि इनको किसी भी तरीके से इलेक्शन तक अपने आप को बचा के रखना है। इलेक्शन तक किसी भी तरीके से इनको अपने आप को बचा के रखना है, और ये विक्ट्री ले ले, ये फिर से बन जाए प्रेसिडेंट, फिर ये लटकाते रहेंगे, कानून बनाते रहेंगे। अभी देखे ना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक कानून लेकर के वो आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जिसके खिलाफ आपने देखा होगा इजराइल में काफी एहतजाज हुआ कि सरकार कोर्ट के ऑर्डर को पलट सकती है। उसके ऊपर वहां पर बहुत एहतजाज हुआ इजराइल में। ये क्या तरीका है? गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी केस होगा, स्पेशली इशारा नेतन्याहू की तरफ था कि गवर्नमेंट की तरफ कोई भी केस होगा तो गवर्नमेंट के खिलाफ वो
लीडर के खिलाफ कोई भी डिसीजन होगा तो रूलिंग पार्टी उस डिसीजन को चेंज कर देगी। ये कौन सी हिमाकत है? तो इसके ऊपर बहुत एहतियाज हुआ। तो अभी नेतन्याहू अपने आप को उधर से बचाए रखने के लिए, और ये फ्रस्ट्रेशन था, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। जो परसों रात में हमला हुआ है वो अब तक का सबसे बड़ा हमला है बैरूत पे, जबकि जहां पे हुआ है वो रेजिडेंशियल एरिया है। आज रॉकेट से करीब 12-15 रॉकेट आज दागे हैं हिजबुल्लाह ने, और सायरन बजे, कुछ लोग इंजर्ड भी हुए, ये बात भी सामने आई। लेकिन आप अगर अटैक करना ही है आपको तो आप बड़ा अटैक करो। ये 12-15 फुद्दी मार करके आप क्या कर लोगे? आगे बाद मिसाइल है, आप भी 20 मिसाइल मार दो। भाई 400 की लाशें आप उठा रहे हो तो वो भी कम से कम 10-15-20 तो उठाएं। आज की डेट में कोई भी कंट्री खड़ा नहीं है इजराइल के साथ। आपका फ्रांस ने कंडेम किया, ब्रिटेन ने किया, स्पेन ने किया, और न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी तक ने कंडेम किया है। छोटे बड़े सभी मुल्कों ने कंडेम किया है एक्सेप्ट हमारे विश्व गुरु को छोड़ के। सबने इसका कंडेम किया है। तो मुमताज भाई, आज की डेट में ये हालात ये है कि नेतन्याहू कटोरा लेके भीख मांगेगा, कोई उसको भीख देगा नहीं। अब वो वाला जो उसके ऊपर एक चादर थी ना कि इसके ऊपर हिटलर ने इन लोगों पे बहुत जुल्म किया था, ये लोग बहुत जुल्म को सताए थे, ये बहुत इनोसेंट लोग हैं, वो मुखौटा इनका उतर गया है और कंप्लीटली उतर गया है। कंप्लीटली उतर गया है। आपको पता है आज कल क्या कहा था आपके स्मॉर्टन ने, जो हमारे ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर हैं? उन्होंने कहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो यूरोपीय नेशन से अलग रह करके उनके साथ नहीं गए, अमेरिका के साथ लगे थे। हमको इसके ऊपर फिर से विचार करना पड़ेगा। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो अभी लगता है अब हम आपको यूरोपीय नेशन से एक चीज तक और पहुंचा देते हैं, और आपके लिए बहुत ताज्जुब वाली अपडेट होगी है कि यूरोपीय नेशन के मैक्सिमम कंट्री नाटो के मेंबर हैं, और नाटो से अमेरिका अपने आप को बाहर रखना चाह रहा है। नाटो से अमेरिका अपने आप को बाहर रखना इसलिए चाह रहा है कि टर्की है नाटो का मेंबर, और सीरिया के मुहाने पर जो प्लान है इजराइल का सीरिया को पूरा कब्जा करने का, सीरिया के मुहासरे पर अगर टकराव होता है टर्की से, तो ये एज ए नाटो मेंबर टर्की के अगेंस्ट नहीं आ पाएंगे। इसलिए इन्होंने अपने आप को विड्रॉ करने का प्लान कर लिया नाटो से। हम अपने आप को विड्रॉ करेंगे और जब जरूरत पड़ेगी इजराइल को तो अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये जॉय केन कह रहे हैं बात। आप भी बात उनके इंटरव्यू में सुनिए। तो ये चेंज हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर। पहले तो इतना डर था डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी रीजन से जेडी वेंस नहीं जाएंगे। फिर बाद में ये हुआ कि नहीं वो जाएंगे, तो किसके डर से? आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल हो गया है नेतन्याहू को संभालना, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के अंदर यह खतरा है कहीं ऐसा ना हो कि जब वहां पर बैठकर टेबल टॉक हो रही हो ये कोई ना कोई खुराफात न कर दे। मतलब अगर इशारों की बात समझें आप, तो डोनाल्ड ट्रंप यहां तक समझते हैं कि नेतन्याहू जेडी वेंस को मरवा सकता है। स्थिति ये आ गई है, बहुत बुरी तरीके से कैप्चर्ड है वो। बिल्कुल ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सूरत हाल है आज की तारीख में कौन क्या साजिश कर दे
इक़्तिदार के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि आप ये देखिए कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पे भी बड़ी साजिशें हुई ताकि ईरान पे इल्जाम आयद किया जा सके, जबकि ईरान बार-बार कहता रहा कि हमारा निशाना सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, वो हैं और उनकी एम्बेसीज हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल कोशिश, हमारे साथ दो बड़े खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक तो सऊदी अरब से जुड़ गई हैं हुदा जरीवाला साहिबा, वो अभी पिछले एक महीने से वो वहीं हैं और हालात पे नजर रखे हुए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और एंकर भी रही हैं, काफी काम किया है जर्नलिज्म में। और जो सऊदी अरब की आप पैदा हैं, वहीं पे आप जो है बॉर्न इन सऊदी अरेबिया, तो वहां के हालात पे इनकी बड़ी अच्छी नजर है। और अच्छी बात यह है कि वो कॉल के जरिए, फोन के जरिए राब्ते में भी रहती, लोगों से मालूम करती रहती है कहाँ क्या हो रहा है, यानी अपडेट अपने आप को रखती हैं। तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। और पॉलिटिशियन भी हैं, बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन रही हैं, आम आदमी पार्टी की ये नेशनल स्पोक पर्सन भी रह चुकी हैं, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखने वाले साबिक मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। और वो मिडिल ईस्ट पे नहीं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया पर उनकी नजर है और उन्होंने काम भी किया है, यूएनओ से लेकर के और तमाम जो बड़े इदारे हैं। जब आप मेजर जनरल थे, हिंदुस्तान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो काम भी किया है और आज भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहते हैं, तो मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और मेजर जनरल साहब की खास बात यह है कि वो सोशल एक्टिविस्ट भी है, मैं देखता हूं कि वो सोशल भी काम जो है करते रहते हैं और ये जज्बा बहुत कम होता है, वरना आम तौर से लोग जो है अपने ही में मसरूफ रहते हैं। तो मैं इसलिए भी बड़ी कद्र है इनकी, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और चूंकि जरीवाला साहिबा ऑनलाइन है, वहां से मैं जान रहा हूँ, तो और सफर पे है, तो मैं सबसे पहले आपसे चाहता हूँ। जी मुमताज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान के बाद बीच में एक बार आपसे राब्ता ज़रूर हुआ था। रमज़ान में बहरहाल मुसलसल तकरीबन ऑलमोस्ट एवरीडे कोशिश करती थी कि आपके चैनल से, आपके व्यूअर्स से जुड़ूं। इट्स गुड टू जॉइन यू बैक फ्रॉम रियाद, द कैपिटल सिटी, जहाँ पे सारे के सारे जो मसले मसाइल हो रहे हैं, जो एक समझे गढ़ बना हुआ था, क्योंकि रियाद कहीं ना कहीं बिकॉज सऊदी अरेबिया एक कोट अनकोट लीडर ऑफ मिडिल ईस्ट कह सकते हैं, लीडर ऑफ द जीसीसी कंट्रीज कह सकते हैं, तो यहाँ से क्या डिसीजन लिए जाते हैं या यहाँ की क्या सूरत हाल होती है, वो कहीं ना कहीं इन सारी तमाम जीसीसी कंट्रीज जो ऑयल रिच कंट्रीज है, नेचुरल गैस रिच कंट्रीज हैं, वो इम्पैक्ट होती हैं। 2 दिन परसों की ही बात है, जब ऑब्वियसली ऐसा लग रहा था कि खुदा ना खास्ता अमेरिका क्या करने वाला है, कौन सा कहर बरपाने वाला है सारी दुनिया पे। आधी रात को हम सारे के सारे सऊदीया में उस अलर्ट से, जो बड़ा खतरनाक सा सिविल डिफेंस की तरफ से आता है, मेरा ख्याल से पूरा सऊदी उस अलर्ट से उठ गया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले ही कहीं ना कहीं सीज फायर की खबर आ चुकी थी, उससे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे पहले, विच वॉज डेफिनेटली एक रिलीफ की बात थी। बट देन अगेन उसके बाद भी इन जगहों की जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है, तो कहीं ना कहीं इस वॉर से पूरा रीजन इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पे जितने लोगों से आप बात करें, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो आम जनता है, सारे के सारे इस बात पे एटलीस्ट इत्तेफाक रखते हैं कि जो भी ईरान के साथ हो रहा है, या जिस तरीके से सो कॉल कोट एंड कोट सीज फायर के बाद भी हिजबुल्लाह का वो बहाना है, अटैक सिविलियंस पे हो रहा है, अटैक लेबनीज जनता पे हो रहा है, अटैक उनके स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स पे हो रहा है। ईरान में भी जिस तरीके से बैक टू बैक, जो अभी बिल्कुल रिसेंट के जो अटैक्स थे, जिसमें ब्रिज और उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट किया गया था, जो यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन, जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन करते हैं, तो ऑब्वियसली हर लिहाज से इस वॉर की वजह से इजराइल पे, अमेरिका पे थू थू हो रही है। कोई जियो पॉलिटिकल पूरी की पूरी डायनामिक्स उनकी वजह से चेंज हो चुकी हैं, कोई उन पे भरोसा नहीं कर रहा है। और क्योंकि मैं जिस मुल्क में बैठी हूँ, सऊदी अरेबिया,
जो MBS जिसको चलाते हैं, आई मीन एक तरह से क्राउन प्रिंस तो वो हैं, लेकिन उन्हीं को यहाँ का लीडर मान सकते हैं। तो उनके लिए जिस तरह की अभद्र वाहियात भाषा का इस्तेमाल किया था ट्रंप ने, तो उसके बाद उसके जवाब पे भी आपने देखा था कि MBS ने वो एयरक्राफ्ट पिक्चर डाल दिया था जिसमें किस तरीके से वो डिस्ट्रॉय हुआ था। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इजराइल की जो तानाशाही चल रही है, उसके तहत अमेरिका जिस तरह से बिहेव कर रहा है, और क्योंकि मिडिल ईस्ट की काफी इन जगहों का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं क्योंकि अमेरिका के हाथ में है। तो अभी हमने हाल फिलहाल में ये देखा दो चीजें, एक तो ये कि MBS ने पुतिन से बात करना शुरू कर दी है, वो रशिया की तरफ अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी, अपनी डिफेंस की जो खरीदारी आगे की वो करने की बात कर रहा है, विच इज अ ह्यूज ब्लो टू अमेरिका, टू ट्रम्प। दूसरी बात ये कि कतर ने ओपन एंडेड तरीके से बिल्कुल ओपनली कह दिया है कि आप अमेरिकन को कि आप अपने यहाँ से बेसिस हटा लें, हम आपको अपना सेवियर समझते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान हमारा ब्रदरली नेशन, दोज वर द वर्ड्स दैट कतर हैज यूज्ड। तो जिस तरह से कतर ने वो पहल करी है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट बहुत मुमकिन है कि उसी रास्ते पे चले। दूसरी तरफ अगर बहरीन और यूएई की बात करें, तो ऑब्वियसली कुछ हरकतें उनकी तरफ से जरूर हुई हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी करी थी, यूएन में ये बात करी थी कि हम अटैक्स ओपन करें ईरान पे फ्रॉम मिडिल ईस्ट, लेकिन इत्तेफाक से उसको वीटो करने वाले नॉन GCC कंट्रीज थे, जिसमें चाइना, रशिया एंड फ्रांस ने ओपनली बात करी है, which is a huge shift in the geopolitical dynamics of in general Middle East and the world, specifically the Middle East and the world in general. तो ये बहुत सारी ये जो चीजें हैं वो गौर फिक्र करने वाली हैं। अच्छा, अमेरिका को ऑयल इसलिए चाहिए ईरान का, बिकॉज अगर देखा जाए तो जो अमेरिका में ऑयल बनता है वो स्वीट एंड लाइट माना जाता है अगर उसका टेक्निकल एस्पेक्ट देखें, लेकिन वही ऑयल यहाँ सऊदी अरेबिया या GCC कंट्रीज में जो ईरान में भी मौजूद है वो हैवी एंड सावर माना जाता है। तो रिफाइनरीज में उस ऑयल को फिल्टर आउट करना और उसको चाहे वो डीजल के लिए, एविएशन फ्यूल के लिए, या जिस तरीके से भी आप इस्तेमाल करें, वो ज्यादा मुफीद है, वो ज्यादा यूजफुल है। तो अमेरिका के लिए इट वाज ऑलवेज अबाउट द ऑयल। आज भी वो ऑयल की लड़ाई है, हमेशा से वही थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पॉइंट ऑफ कंटेंशन सिर्फ इसलिए बना बिकॉज उसके जरिए आप दुनिया का 20% ऑयल कहीं ना कहीं आप मॉनिटर करते हैं, आपका उसके ऊपर एक होल्ड होता है। उसके अलावा फिर फर्टिलाइजर्स, यूरिया और तमाम उस चैनल से जो जो भी चीजें गुजरती हैं। तो एट दिस पॉइंट अगर सीज फायर की बात कर लें, अच्छा इसमें दो चीजें जो मुझसे प्रीवियस स्पीकर बोल रहे थे, मैं उनकी बात से बखूबी इत्तेफाक रखती हूँ कि हम एज इंडियन, मुझे इस चीज पे बहुत अफसोस है कि ये सीज फायर की बात हम भी कर सकते थे। करा किसने? हमारे पड़ोसी मुल्क ने, वो पाकिस्तान, जिसको मतलब किन किन अल्फाजों में इंडिया में उसका जिक्र किया जाता है, लेकिन एट द एंड एक ऐसा मुल्क खड़ा हुआ जिसकी इंडिया से कम जिस तरह से हम समझते हैं कि जियो पॉलिटिकल पोजिशन इंडिया की ज्यादा स्ट्रांग है, बट एट दिस पॉइंट पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है दुनिया में। तो ये भी हमारे लिए गौर फिक्र करने वाली बात है, क्योंकि हमारे PM तो जाके नेतन्याहू से गले मिल रहे थे, फादरहुड मदरहुड कर रहे थे वहां पे। वहीं ऑन दी अदर हैंड एक छोटे से मुल्क ने, जो कि हमारे ही नेबर है, उसने जाके सीज फायर करा। तो वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट। मैं कुछ टीवी के डिबेट्स में बैठी थी जिसमें बहुत सारे सीनियर लोग बाकायदा से पाकिस्तान के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, बिचौलिया, बिन पेंदी का लोटा और इस तरह की उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल हो रहा था। बट एट द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो इस वक्त एक सीज फायर कराने वाला हीरो मैं तो कहूंगी पाकिस्तान बना हुआ है। सो लेट्स फेस द फैक्ट, एंड एज एन इंडियन दैट मेक्स मी वेरी सैड। मेरा मुल्क भी हो सकता था, हम भी बात कर सकते थे, वी डिडंट डू दैट। तो इंडिया का इस पूरे सिचुएशन में कहीं ना कहीं कोई रेलेवेंस नहीं है, हम किसी गिनती में फिलहाल नहीं आते, हमारा कहीं पे कोई जिक्र नहीं हो रहा है। एंड ईरान अगर टोल लगाता है, होदादरी वाला साहिबा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको जरूर, अभी हालांकि उसका जवाब मेजर जनरल साहब देंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दे दूं थोड़े से। देखिए, कुछ गलत फहमियां जो है वो दूर कर लेनी चाहिए। जी देखिए, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस जंग से जो उन्होंने ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से आप सबकी वहां सऊदी अरब में तमाम नींद हराम हो गई थी, ठीक है, इतना बड़ा ऐलान कर दिया था, तो निकलते कैसे? वहां से निकलने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। देखिए
देखिए डजंट मैटर, दूसरी वो एक कंट्री नहीं एक मिनट मैं बता रहा हूँ एक जी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जी जी देखिए वो सारा स्क्रिप्टेड था। एक आता है ट्वीट, उसके बाद दूसरा ट्वीट आता है, फिर ईरान के जो वहां के सफीर हैं उन्होंने ट्वीट अपना डिलीट किया। फिर आप जी देखिए इतना बड़ा अटैक हुआ, इतना बड़ा धोखा, जबकि उस बातचीत में ये शामिल था लेबनान जी और रीजन तो शामिल अटैक थे कि जंग सिर्फ ईरान के साथ जंगबंदी नहीं होगी। तो जी इतना बड़ा अटैक का होना, हा? क्या किया ये पाकिस्तान ने? भाई देखिए मीडिएशन करेगा कौन? जिसकी खुद ठीक अपनी है कोई हैसियत हो। ठीक है, अगर आपकी बात पे मैं आपके इसको इसलिए जी इसलिए मैं देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं जी कि देखिए एक तो इस्तेमाल हो जाना, ठीक है, इस्तेमाल हो जाना। दूसरा नहीं, ताकत की बुनियाद पे। आप बताइए लेबनान में इससे पहले मीडिएशन पता है कौन कौन था? मीडिएशन में इससे पहले खुद अमेरिका था। अमेरिका जब था जी इजराइल और ये हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर हुआ था, याद कीजिए आप, और उसमें सऊदी अरब भी शामिल था, उसमें जी कतर भी शामिल था और टर्की भी शामिल था। लेकिन जी इसके बावजूद क्या हमले रुके लेबनान पे? आप बताइए। हाँ? मैं सिर्फ उस रात तो की बात कर रही हूँ जब नहीं नेक्स्ट आपकी डे बात हमें ठीक है, पता लेकिन है। अभी जावेद साहब जी, जी लेकिन देखिए जी मैं ये कह रहा हूं कि इतना हीरो वो नहीं है। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। स्क्रिप्टेड हो था, सकता है सिर्फ हो ये सकता है बयान प्रस्ताव ये पाकिस्तान के थ्रू दिया गया ताकि ये जो 1.5 घंटा बताया जा रहा है कि अब 45 मिनट बचे, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे स्विचर लगा हुआ था कि बस इसके बाद तो ईरान तबाह हो जाएगा। भाई कैसे तबाह हो जाएगा? हाँ? और चीन क्या करता और खुद ईरान क्या करता नहीं पता। 500 मिसाइल जो आई थी नॉर्थ कोरिया से, वो क्या करती? पहली बार जो आयतुल्ला नए वो सुप्रीम मुश्तबा लीडर मुश्तबा जी साहब उनको साहब जो बनाएंगे वीडियो उनका सामने आए, वो क्या था? ये सब ऐसे ही था। और अमेरिका आता और फिर अग्री सभ्यता खत्म हो जाती। हाँ? तो अग्री ये देखिए देखिए ये पाकिस्तान का इस्तेमाल करके वो निकल गए बाहर, और किसी से करते तो बेइज्जती हो जाती। अगर मोहम्मद बिन सलमान से कहते भाई यार तुम बात कर